Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें और नदियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो नदियों के बारे में जानकारी इतना तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि ये वाला क्षेत्र क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। ये वाला क्षेत्र क्या है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ से होकर के अभी आपको जानकारी पहले वाले वीडियो में दी गई होगी। कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा होकर के इस क्षेत्र से गुजरती है। ठीक है, अब यदि लोकेशन बनाएं तो ये वाला क्या होगा, उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का इतना क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर से संलग्न है, इतना क्षेत्र दक्षिणी प्रशांत महासागर से संलग्न है। इसी तरह यहाँ आइएगा, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से विषुवत रेखा गई है 0 डिग्री, तो ये वाला उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ये जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी आपको हो जाए कि कोई नदी यदि आंतरिक भाग से निकलती है, निश्चित है किसी सागर, समुद्र या खाड़ी में जाकर के गिरेगी, तो स्पष्ट लोकेशन हो जाए कि यदि इस क्षेत्र में कोई नदी गिरे तो उत्तरी प्रशांत महासागर में, इस क्षेत्र में गिरे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, इस क्षेत्र में गिरे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, इस क्षेत्र में गिरे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चलिए नदियों के बारे में आपको हम झीलें दिखा देते हैं। पहले वाले वीडियो में आपसे बात हुई थी, ये वाला वेनेजुएला की खाड़ी है। वेनेजुएला की खाड़ी का ही भाग है मराकाइबो झील। कौन सी है, मराकाइबो नाम की एक झील है। कौन सी है, मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील वेनेजुएला की खाड़ी का भाग है। मराकाइबो नाम की झील वेनेजुएला देश में है। मराकाइबो की झील विश्व में खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मराकाइबो नाम का एक शहर है जो इसी झील के तट पर है, जो खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो मराकाइबो झील वेनेजुएला देश में है। इसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा, तो इस क्षेत्र में आपको एक झील मिलेगी। इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध झील है टिटिकाका। टिटिकाका नाम की एक झील है, जिसका विस्तार पेरू देश में भी है, बोलीविया देश में भी है। टिटिकाका झील पेरू देश में भी है, बोलीविया देश में भी है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील। कैसी है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य, जिसमें जहाज वगैरह चलते हैं, नौगम्य झील। ठीक है, यहाँ पर चूंकि जो एक शहर मिलेगा, एक लापाज नाम का शहर इसी झील के पास में है, तट पर नहीं है। जबकि एक अल अल्टो नाम का एक शहर है, वो इसी झील के तट पर है। उसके बारे में आगे आपको पॉलिटिकल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें जानकारी होगी। तो कौन सी झील है, टिटिकाका झील है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य झील है। उसके बाद इस बोलीविया नामक देश में आएगा, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी झील मिलेगी, पोपो नाम की एक झील है। पोपो नाम की एक झील है। इसी के पास में एक रेड लैगून नाम की झील मिलेगी। कौन सी, रेड लैगून। फिर से देख लीजिएगा, बोलीविया देश में 2 झीलें हैं, पोपो नाम की झील ये वाली, उसी के नीचे कौन सी है, रेड लैगून। इस क्षेत्र में, इस देश में 2 ही झीलें हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में झीलें बहुत कम मात्रा में हैं। अब आइएगा, इस क्षेत्र में ब्राजील का ये जो तटीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो बिल्कुल तट पर एक झील है। उस झील का नाम है पैटोस लैगून नाम की एक झील है। उसी के जस्ट यहाँ बगल में एक मिरिम नाम की झील है। कौन सी है, मिरिम नाम की एक झील है। दोनों झीलें किस देश की हो गई हैं, वेनेजुएला देश की हो गई। नाम क्या है, पैटोस लैगून ये वाली, दूसरी वाली क्या है, मिरिम झील। दोनों झीलें किस देश की हो गई हैं, वेनेजुएला देश की हो गई हैं। ये दोनों झीलें किस देश की हो गई, बोलीविया देश की हो गई हैं। ये पेरू और बोलीविया देश में है। टिटिकाका नाम की एक झील है, और सबसे ऊपर में दिख रही है वो क्या है, मराकाइबो नाम की झील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं आपको नदियों की। तो प्रमुख नदियां देखिएगा,
इस क्षेत्र में एक एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक छोटी सी नदी ऐसे बहती है। नदी का नाम है मैगडलीना। कौन सी है? मैगडलीना। मैगडलीना। ये वाला जो यहाँ चित्र लगता है ये बोलिविया नाम का देश है। तो ये वो चूंकि जो मुख्य देश है मैगडलीना नाम की एक नदी है और कोलंबिया नाम का एक देश है। ठीक है, कोलंबिया नाम का एक देश है। कोलंबिया नाम की जो कोलंबिया देश है उसकी मुख्य नदी का नाम क्या है? मैगडलीना। इस नदी के मुहाने पर यदि जाएंगे तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है बेरिंग कोयला। बंदरगाह का नाम क्या है? बेरिंग कोयला। किस नदी के मुहाने पर? मैगडलीना नदी के मुहाने पर शहर है। उसके बाद आइएगा इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये जो इसके पहले आपको वेनेजुएला देश में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज आपको बताया गया होगा। लानोज और चूंकि निकलती उद्गम होता है वो एंडीज पर्वत से होता है, उत्तरी एंडीज पर्वत से होता है। एक नदी है ऐसे ऐसे बहती है और यहाँ जाकर के गिर जाती है। नदी का नाम है ओरिनिको। कौन सी है? ओरिनिको नाम की एक नदी है। वेनेजुएला देश की मुख्य नदी है। नदी का नाम क्या है? ओरिनिको नाम की एक नदी है। ओरिनिको नदी लानोज घास के मैदान से प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी एक सहायक भी है कैरो। इसकी एक सहायक है कैरो नाम की एक नदी है। ठीक है, कैरो नाम की एक नदी है। इस नदी पर यही मुख्य है, इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल। कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात। एंजल नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने नाम पर इस जलप्रपात का नाम रखा है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा, यदि कैरो नहीं है तो किस पर माना जाएगा? ओरिनिको नदी पर माना जाएगा। ओरिनिको की शायद छोटी सी है कैरो नाम की नदी, उसी पर अवस्थित है। कैरो नहीं है ऑप्शन में तो ओरिनिको पर अवस्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में एक प्रमुख नदी बहती है। नदी का नाम है अमेजन। कौन सी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके ये बहेगी, विषुवत रेखा के समानांतर बहती है, यहाँ जाके डेल्टा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि लगभग इसकी 1000 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं और लगभग आधे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को घेरती हैं इसकी सहायक नदी। तो ये जो मुख्य नदी है इसका नाम क्या हो गया है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी कौन सी है? ये वाली अमेजन नदी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पेरू देश में एक झील है, उस झील का नाम है लैगी विलफेरो। कौन सी झील है? लैगी विलफेरो। विलफेरो नाम की एक झील है। इस झील से किसका उद्गम होता है? अमेजन। और निकलती किस नाम से है? ओकायली के नाम से निकलती है। ओकायली किसके नाम से निकलती है? ओकायली के नाम से निकलती है। प्रारंभ में उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, उसके बाद विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। इस नदी में इस क्षेत्र से आकर के एक नदी मिलती है। अभी ओकायली और ये नदी का नाम है पोटामायो। कौन सी है? पोटामायो नाम की एक नदी है। ओकायली और पोटामायो आपस में मिलती हैं, नाम अब इसका अमेजन है। ठीक है, पहले तो प्रारंभ में किस नाम से निकलती? ओकायली के नाम से। इस क्षेत्र से आकर के पोटामायो उसमें मिल जाती है, नाम हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी के नाम से विषुवत रेखा के समानांतर बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब चूंकि लगभग इसकी 1000 सहायक नदियां हैं तो मुख्य नदियों को हमें आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस क्षेत्र में आकर के एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है जारुआ। कौन सी है? जारुआ नाम की एक नदी है।
इसी क्षेत्र में एक नदी इसमें जाकर के मिलती है जिसका नाम है पोरुस। कौन सी नदी है? पहले जरुआ नाम की नदी, फिर पोरुस नाम की नदी, और इस क्षेत्र में ये सबसे लंबी इसकी सहायक है नदी का नाम है मडीरा। तो अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? मडीरा है। फिर इसी क्षेत्र से दक्षिणी भाग से होकर के इस क्षेत्र में एक नदी मिलती है जिसका नाम है टापाजोस। टापाजोस नाम की एक नदी है। और अंत में चूंकि मुहाने की जस्ट से बगल में एक नदी और, चूंकि इसकी सहायक तो नहीं मानी जाएगी, एक पारा नाम की एक नदी है। ये दक्षिणी क्षेत्र से अमेजन नदी में जाकर मिलने वाली नदियां हैं। अब आइएगा उत्तरी क्षेत्र से। उत्तरी क्षेत्र में इस क्षेत्र से आएंगे तो एक नदी मिलेगी जिसका नाम है जपूरा। कौन सी है? जपूरा नाम की एक नदी है। इस क्षेत्र से आकर के इसमें मिलाएंगे, नदी का नाम यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीग्रो नाम की एक नदी है। कौन सी है? नीग्रो। तो ये वाली नदी कौन सी है? ये वाली नीग्रो नाम की एक नदी है। इसकी एक सहायक है ब्रांको नाम की नदी है, उसको छोड़ दीजिएगा, डायग्राम में नहीं आ पाएगा, जान लीजिएगा। नीग्रो की सहायक कौन सी है? इधर से आएगी ब्रांको। नीग्रो किसमें आकर के मिल रही है? अमेजन में। और जहां पर नीग्रो और अमेजन नदी आपस में मिलती हैं वहां पर विश्व प्रसिद्ध शहर है, ब्राजील का शहर है। शहर का नाम है मनोस। कौन सा शहर है? मनोस नाम का शहर। अमेजन और नीग्रो नदी के तट पर कौन सा शहर है? ठीक है, मनोस नाम का एक शहर है जो पूरे विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मुख्य नदी अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, अपवाद क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, जिसकी लगभग 1000 सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों को आपको दिखा दिया गया है, फिर से देख लीजिएगा। उकाइली के नाम से उद्गम होगा, लैगी विल्फेरो नाम की झील है, उत्तर से आकर के क्षेत्र से आकर के पोटामायो मिलती है, नाम अमेजन। ऊपर से आकर के जपूरा, नीग्रो, उत्तर से आकर इसमें मिलती हैं। दक्षिण से जाकर के पहले जरुआ, फिर पोरोस, फिर मडीरा। मडीरा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। टापाजोस नाम की एक नदी है। ठीक है, जहां पर अमेजन नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाने के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, ऐसे करके द्वीप है, महाराज जो नाम का एक द्वीप है। तो ये डेल्टा यहाँ पर द्वीप और इस क्षेत्र में पारा नाम की नदी गिर जाती है। ठीक है, अमेजन नदी चूंकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इस नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये जो अमेजन नदी है विषुवत रेखीय क्षेत्र में फैलती है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर वर्षा अधिक होती है। ये दो कारक हो गए हैं किस क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये दो कारक हैं। वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्षा भी अधिक होती है। ये दोनों कारक वनस्पति के विकास में सहायक हैं। किसमें? वनस्पति के विकास में ये दोनों कारक सहायक हैं। मतलब ताप ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी तो उससे वनस्पति का विकास अच्छा होगा। अच्छे का मतलब ये है कि सघन वनस्पति होगी, सदाबहार वनस्पति होगी और ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र के जो वन है उनकी विशेषता ये है, सघन वनस्पति, सदाबहार वनस्पति, ऊंचे ऊंचे वृक्ष। तो ये इस क्षेत्र में है, इस पूरे विषुवत रेखीय क्षेत्र में, जिस कारण से अब चूंकि वनस्पति का विकास बहुत ज्यादा हुआ है तो वनस्पति का विकास और साथ में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में। वनस्पति सघन है, विषुवत रेखीय वन है, जीव जंतु, और चूंकि जीव जंतुओं का निवास ज्यादा उसी क्षेत्र में होगा जिस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप रहित क्षेत्र होगा, यानी कि मानव का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में मानव का हस्तक्षेप कम है, जिस कारण से जीव जंतुओं की संख्या भी अधिक पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति, ये दोनों विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजाति, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजाति जिस किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं
उसे एक नाम दिया जाता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र की जैव विविधता या जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, उसकी जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है। किसमें? विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, अर्थ समझ में आ गया होगा। ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर वनस्पति की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। तो या तो कहिएगा अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र की जैव विविधता। अमेजन नदी का प्रवाह मुख्य रूप से ब्राजील देश में है, तो देशों में पूछा जाए तो ब्राजील देश की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक। अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक। जैव विविधता आपको समझ में आई गया, वो किसे नाम दिया जाएगा। ठीक है, अमेजन नदी। अब ये चूंकि जैव विविधता है, अब यहाँ विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है सेलवास वन। कौन से वन है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलवास वन। ये जो पूरा अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में सेलवास वन इन्हें नाम दिया गया है। जो विषुवत रेखीय वनस्पति पाई जाती है वो वनस्पति को नाम दिया गया है सेलवास वन या सेलवास वनस्पति। इस सेलवास वनस्पति को एक विशेष नाम और दिया जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसे जाना जाता है, विश्व का फेफड़ा। किसे? सेलवास वन को। कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन सेलवास वनों को एक नाम दिया गया लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का फेफड़ा। विश्व का फेफड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। फेफड़ा का मतलब ये हुआ लंग्स में ब्लड का प्यूरिफाई होता है, इनकी फेफड़े जो होते हैं वो जो ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं। इसी तरह से ये ऑक्सीजन का इतना उत्पादन करते हैं कि वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में ब्राजील की ग्यूकास जनजाति का नाम है। एक ग्यूकास नाम की जनजाति है। कौन सी है? ग्यूकास नाम की एक जनजाति है, एक वोरो नाम की जनजाति है। ये दोनों जनजातियों का निवास कहाँ पर है? अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में है। दोनों जनजातियां स्थानांतरण कृषि का कार्य करती हैं। कहाँ की जनजाति हैं? ब्राजील की जनजाति ग्यूकास और दूसरी जनजाति है बोरो नाम की जनजाति। ये अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है जिसकी जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक। सेलवास वन पाए जाते हैं। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्यों नाम दिया गया लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको जानकारी दे दी है। ठीक, उसके बाद अब इस क्षेत्र में आएगा, ये ब्राजील का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आएगा तो ब्राजीलियन उच्च भूमि से एक नदी ऐसे निकलेगी, उस क्षेत्र में जाकर के गिर जाएगी। सदी नदी का नाम है साओ फ्रांसिस्को। कौन सी नदी है? साओ फ्रांसिस्को। इसका महत्व वैसे नहीं है, लेकिन ब्राजील की नदी है, पूर्वी भाग में बहती है। साओ फ्रांसिस्को नाम की नदी है। महत्व इसलिए कि इस नदी पर एक जलप्रपात अवस्थित है, पाओलो अफांसो। कौन सा जलप्रपात है? पाओलो अफांसो फॉल अवस्थित है। पाओलो अफांसो फॉल किस पर अवस्थित है? सायो फ्राया नाम की नदी पर अवस्थित है। सायो फ्राया नाम की नदी पर है। बस इतना महत्व समझिएगा। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो अन्य मुख्य नदी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इस क्षेत्र से ब्राजीलियन उच्च भूमि है, इस क्षेत्र से नदी निकलती है, ब्राजील में बहती है और ब्राजील में बहती हुई अब ये नदी कई देशों के बीच में सीमा बनाती है। पहले ब्राजील और पराग्वे के बीच में सीमा बनाती है, आगे जाएगी तो ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में सीमा रेखा बनाती हुई ऐसे ये जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नदी का नाम क्या है? पराना। कौन सी नदी है? पराना नाम की नदी। ठीक है, ये पराना नाम की नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ब्राजील उच्च भूमि से होता है, ब्राजील में बहती है। उसके बाद पराग्वे ब्राजील के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती हुई
रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर ब्राजील में ही चूंकि एक जलप्रपात है जिसका नाम है ग्वारिया, ग्वारिया नाम का एक जलप्रपात है, ये भी ग्वारिया नाम का एक फाल है। ठीक है, तो किसके तट पर है या किस नदी पर है? पराना नाम की नदी पर है। यहीं पर ब्राजील, इसी नदी पर एक ब्राजील में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इताइपो। कौन सा बांध है? इताइपो नाम का ये बांध है। किस नदी पर है? पराना नाम की नदी पर है। अब इसके बाद आइएगा, इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। मुख्य सहायक नदी इस क्षेत्र से ऐसे निकलती है और यहाँ जाकर के ये इसमें गिर जाती है। तो ये मुख्य नदी पराना है, तीर का निशान लगा है। पराना की सहायक कौन सी है? पराग्वे। कौन सी है? पराग्वे। ठीक है, तो पराना नदी और पराग्वे नदी दोनों संगम बनाती हैं। आगे पराना के नाम से रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। पराग्वे की एक मुख्य नदी है, पराग्वे नाम की जो नदी है, ये जो पराग्वे है इसकी एक प्रमुख नदी है पिल्कोमायो। ये कौन सी है? पिल्कोमायो। पिल्कोमायो नाम की एक नदी है। यहाँ जाकर के एक नदी और पराना में मिलती है, नदी का नाम है सलादो। कौन सी नदी है? सलादो। ठीक है, तो ये पराना और पराग्वे दो मुख्य नदियां हैं। पराग्वे सहायक है पराना की, पिल्कोमायो सहायक है पराग्वे की, सलादो सहायक पराना की बन जाएगी। सभी नदियां एकत्रित होकर के कहाँ गिर जाती हैं? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी क्षेत्र में जहाँ पर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी छोटी सी नदी है और इस नदी का नाम उरुग्वे नाम का एक देश है। ये जो नदी है कौन सी है? उरुग्वे। कौन सी नदी है? उरुग्वे नाम की नदी है, उरुग्वे देश में ही बहती है। लेकिन ये नदी ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बनाती हुई फिर जाकर के रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ऐसे इसका महत्व और ज्यादा नहीं है। उरुग्वे नाम की नदी, उरुग्वे नाम का देश। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में विशेष ज्यादा नदियां नहीं है। इस क्षेत्र में आएगा तो एक नदी आपको मिलेगी कोलोराडो। कौन सी है? कोलोराडो नाम की नदी। एक छोटी सी नदी और मिलेगी नेग्रो नाम की नदी। ठीक है, तो साओ फ्रांसिस्को, पराना, कोलोराडो, नेग्रो, ये नदियां कहाँ गिरती हैं? अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। और ओरिनिको नाम की नदी अटलांटिक महासागर में, अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में। मतलब यहाँ पर जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका जो पश्चिमी भाग है वहाँ नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी लंबाई की नदियां हैं। इस क्षेत्र में नदियों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं क्योंकि ये ऊंची पर्वत श्रृंखला है। समुद्र तटीय क्षेत्र की चौड़ाई कम है जिस कारण से नदियों की लंबाई भी कम है। ये मुख्य नदियां हैं जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, मुख्य नदियों के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं, राजधानी है, मुख्य शहर होंगे, कौन कौन से देश होंगे, इनके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।